एवरीवन, आपका वेलकम है जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर में। आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर को जो कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या लेस देन, ग्रेटर देन, ये जो सिंबल्स होते हैं इनका यूज़ करके हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और ये जो सिंबल्स का यूज़ करके हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हेल्प होती है उसे ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ना एग्जाम्पल में देखते हैं कि ऑपरेटर्स होता क्या है। तो हम लोग सब चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर मेरे कुछ ऑपरेटर्स की लिस्ट बनाई है, तो हम देखते हैं वन बाय वन। ओके, सो जो फर्स्ट ऑपरेटर्स है मेरा वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ क्यों करते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशंस जो होते हैं, इनका ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन कि ये सारे ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे होता है। तो सपोज करो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया a इक्वल टू 20, ओके, एंड सेकेंड वेरिएबल है b इक्वल टू 5। ठीक है, ये मैंने दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए। अब मुझे एडिशन करनी है तो मैं बनाऊंगा इंटीजर टोटल इक्वल टू a प्लस b। ओके, और मैं इसको प्रिंट करता हूं तो यहां लिख देता हूं टोटल आ गया 25, 20 प्लस 5 आया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करता हूँ तो मैं सिंपली लिख लूँगा सब इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ और मैं लिखता हूँ सम। सॉरी, मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम सम लिख दिया, मैं सब कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 20 माइनस 5 15। इसी तरीके से मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय b, तो इनका आउटपुट हो गया मल हो गया 100। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर डिवीजन करता हूँ इंटीजर डिव इक्वल टू a फॉरवर्ड स्लैश डिवाइड बाय b, फॉरवर्ड स्लैश मीन्स डिवीजन, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिव। तो देखिए 20 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 4। ठीक है, तो ये 4 आ गया। अब ये तो हमारा डिवीजन वैल्यू आ गया 4, बट अगर मुझे रिमाइंडर कैलकुलेट करना है कि a को डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर कितना आया, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं मॉड्यूलस के बारे में। ठीक है, तो मॉड्यूलस के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ a मॉड्यूल ऑफ b। तो हमारा a 20 था और b जो हमारा है वो 5 है। तो सिंपल सी बात है, जो 20 है वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 0, करेक्ट। बट एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ mod 1 इक्वल टू 23 mod ऑफ 5। क्या लिखा? 23 mod ऑफ 5। अब 23 5 से कंप्लीट डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। 23 से छोटा नंबर 20 कंप्लीट डिवाइड होता है। हमें रिमाइंडर में क्या मिलेगा? 3। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, क्या हमें इसका आउटपुट 3 मिल रहा है? तो ये देखते हैं रन करके, तो देखिए इसका आउटपुट हमें 3 मिल रहा है। आगे बात समझ में? तो जब भी हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना होगा तो हम इसका मॉड्यूलस के यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ओके, यहां तक समझ गया? तो अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर पे। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? सिंपली मेरा एक वैल्यू है x इक्वल टू 10। ठीक है, अब जो भी मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन करूंगा वो रिटर्न असाइन हो जाना चाहिए x में। एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जब मैंने ये एक इंटीजर x डिफाइन किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर x बराबर,
तो यहाँ पे मैं इस तरीके से भी वैल्यू डिफाइन कर सकता था, करेक्ट। बट मुझे x के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे वैल्यू को असाइन करना होगा। तो वैल्यू असाइन करने के लिए मैं इक्वल टू 10 लिख दूंगा, करेक्ट है, जिससे मेरी वैल्यू x के अंदर मेरी वैल्यू कितनी स्टोर हो जाएगी, 10 असाइन हो जाएगी। तो इसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर ज़्यादा कुछ नहीं करता है, वो सिंपली जो एडिशन हम करेंगे उसको रिटर्न वो x में ही स्टोर कर देगा। जैसे देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो, और फिर x को ही प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो मैं एक बार और x को प्रिंट कर लेता हूँ 5 के असाइन एडिशन करने से पहले, और मैं पुराने वाले आंसर्स को कमेंट आउट कर दूँ, या फिर मैं यहाँ एक मैसेज डाल देता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ऑपरेटर्स, ठीक है। और मैंने ये यहाँ पे रन कर लिया, बराबर। यहाँ पे तो आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर में मेरी x, जब मैंने x को 10 वैल्यू असाइन किया था तो प्रिंट क्या हुआ, हमारा 10 हुआ, करेक्ट, 10 हो गया। देन मैंने वहां पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया, और मैंने यहां पर क्या किया, 5 को असाइन किया। तो देखेंगे अगर आप यहां पे, तो मैंने यहां पे लिखा है प्लस एंड इक्वल टू 5, तो ये इक्वल है कौन सी इक्वेशन के, x इक्वल टू x प्लस 5। मीन्स ये जो दो वैल्यू है, इन दोनों में वैल्यू असाइन होगी, और असाइन होने के बाद ये अगेन 5 किसमें, ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और अगेन किसके अंदर स्टोर होगा, x के अंदर। तो इस इक्वेशन को लिखने की जगह जावा डेवलपर्स ने क्या किया, एक शॉर्टकट डिफाइन कर दिया असाइनमेंट ऑपरेटर के यूज करके। तो जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, सेम ऑपरेशन यहां पे भी परफॉर्म होगा, बस डिफरेंस ये है कि यहां पे हमें रिपीट x लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से देखिए मैं सब्सट्रैक्शन करता हूं, ठीक है, x माइनस इक्वल टू 6 कर देता हूं, ठीक है, और फिर अगेन मैं x को ही प्रिंट करूंगा। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे कोई, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे इक्वेशंस के लिए एक नया वेरिएबल यूज किया था वैल्यू को स्टोर करने के लिए, करेक्ट। बट यहाँ पे मैं कोई न्यू वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, मैं जस्ट उसी वेरिएबल के अंदर डेटा को चेंज करके स्टोर कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा 9 प्रिंट हुआ, फर्स्ट मेरा x की वैल्यू थी 10, तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो गई। देन मैंने 5 को प्लस करके असाइन कर दिया असाइनमेंट ऑपरेटर से, तो 10 प्लस 5 15, करेक्ट। देन 5 प्लस 6, 5 में देन माइनस 6 किया, ठीक है, तो यहाँ पे 15 मुझे इस लाइन में प्रिंट किया, तो मैंने माइनस किया, ओके। तो माइनस करने के बाद मैंने 6 माइनस किया, तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 15 हो चुकी थी इस लाइन में असाइनमेंट होने के बाद, तो अब 15 माइनस 6, तो हमारा प्रिंट हुआ 6। उसी तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन वर्क करेगा, सेम वे में मेरे सारे ऑपरेटर्स वर्क करेंगे। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ, इसको डिवाइड बाय 9 3 जा 27, मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ, 9 से डिवाइड कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे हम मॉड्यूलस देखेंगे, मॉड्यूलस इक्वल टू 2, ओके। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देखिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट वैल्यू था 10, उसमें 5 असाइन हुआ, 5 असाइन होने के बाद वो बन गया 15 इस लाइन में। अब 15 माइनस 6 हुआ, वापस उसी x के अंदर वैल्यू असाइन हो गई, 6 माइनस होके 15 माइनस 6 9, और वापस x के अंदर असाइन हुआ। देन x के अंदर x मल्टीप्लाई बाय 3 किया मैंने, तो क्योंकि 9 था तो 9 इंटू 3 27, तो देखो यहाँ पे मुझे 27 मिल गया। अब देन 27 को मैंने डिवाइड करके वापस x के अंदर स्टोर किया, डिवाइड कैसे किया, 9 से किया, तो 27 डिवाइड बाय 9 कितना हुआ,
3, क्योंकि 9 के टेबल में थर्ड नंबर पे 27 आता है, तो यहाँ पे 3 हुआ। अब x की वैल्यू क्या बन गई थी, यहाँ पे 3 बन गई थी। फिर मैंने उसको 2 के मॉड्यूलस किया, मतलब 2 से डिवाइड किया, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, मिनिमम वैल्यू 2, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पर मुझे मिला 1। आई बात समझ में आपको? अब देखते हैं रिलेशनल और एक टाइप आ जाएगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, मैं ये भी एक कवर कर लेता हूँ, फिर ये होने के बाद हम रिलेशनल पे जाते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ओके। तो इसके अंदर एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट के मीन्स क्या होता है कि हमारा वेरिएबल पहले प्रिंट हो, उसके बाद वो इंक्रीमेंट हो जाए, ओके। एक होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मीन्स पहले इंक्रीमेंट हो, फिर हमारा वेरिएबल स्टोर हो। उसके बाद आता है, सेम लॉ में आते हैं डिक्रीमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिक्रीमेंट और यहाँ पे माइनस माइनस, ओके, माइनस माइनस, ठीक है। तो अब देखिए ये किस लिए यूज करते हैं। तो जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा, हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी 1, करेक्ट है। तो लास्ट इसमें हमारी x की वैल्यू 1 आई थी, तो मैं यहाँ पे फिर से सेम ऑपरेटर मेथड यूज कर लेता हूँ आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिखाने के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ ठीक है। अब मैं चलिए एक नया ही वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर y इक्वल टू 10, ठीक है। अब y के ऊपर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिस आउट। देखिए अब मैं यहाँ पे ना पहले प्रिंट करता हूँ a प्लस प्लस, ठीक है। देन उसके नीचे यहाँ पे पहले प्रिंट करता हूँ a, यहाँ पर भी पहले मैं a को y को प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर y को पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करेंगे, फिर ठीक है। तो पहले मैं y को प्रिंट कर लेता हूँ एंड देन हम पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे, ओके। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में आपने देखा यहाँ पे कि मेरा y की वैल्यू थी 10, करेक्ट, और y प्लस प्लस की वैल्यू भी आई 10, बट ऑपरेशन क्या हुआ, यहाँ पे प्लस प्लस लगाने के बाद क्या हुआ, दोनों केस में तो वैल्यू 10 ही आई। तो हम इसको देखते हैं ना नेक्स्ट लाइन में, मैं फिर से y को यहां प्रिंट करता हूं, ठीक है। अब देखो यहां मैजिक क्या हुआ है, मेरा फर्स्ट वैल्यू आई 10, करेक्ट। फिर मैंने यहां पे क्या किया, y को पोस्ट इंक्रीमेंट किया। पोस्ट इंक्रीमेंट मींस क्या कि पहले इसको ना प्रिंट कर दो y को, y की जो एक्चुअल वैल्यू उसको ले लो, उसके बाद इंक्रीमेंट करो, ठीक है। तो यहां पे पहले y की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो यहां पे 10 प्रिंट हुआ और उसके बाद उसने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब 1 से इंक्रीमेंट करने के बाद क्या हुआ, यहां पे देखो 1 से जैसे इंक्रीमेंट हुआ, नेक्स्ट लाइन में आपने देखा यहां पे 11 प्रिंट हो गया हमें। आगे बात समझ में, इंक्रीमेंट किया तो 11 प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि वो 1 से इसने पहले प्रिंट किया और फिर उसे 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट ऑपरेशन हमेशा वैल्यू को 1 से ही इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं, ये हो गया हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, करेक्ट। अब एक बनाते हैं हम लोग, यहां पे प्री इंक्रीमेंट। क्या कर लिया हमने, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या, अगर मैं रन करूं तो ये देखो क्या हुआ, फर्स्ट लाइन में मुझे 10 मिला यहाँ पे, नेक्स्ट इसमें हमने क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट बोला था तो पहले 10 मिला, उसके बाद उसने वैल्यू इंक्रीमेंट किया, तो नेक्स्ट लाइन में हमको क्या मिला, 11 मिला यहाँ पे। बट
अब देखो प्री इंक्रीमेंट में क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में हमको सीधा 12 मिला। मीन्स क्या कि उसने पहले इंक्रीमेंट किया फिर y की वैल्यू को प्रिंट किया। आगे बात समझ में। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है? प्री इंक्रीमेंट मतलब जो वेरिएबल पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना आप कीजिए, लेकिन पहले उसको 1 से इंक्रीमेंट कर लीजिए। तो यहां पे मुझे 12 मिला। ओके, तो मेरी y की वैल्यू कितनी बन गई? 12, क्योंकि वो इंक्रीमेंट हो गया ना 1 से प्रीवियस स्टेप्स में यहां पर, तो वो प्री इंक्रीमेंट हुआ था, इसलिए उसने y को बाद में प्रिंट किया, पहले इंक्रीमेंट किया। तो पहले इंक्रीमेंट किया मतलब क्या हुआ कि 11 था, 11 में 1 से इंक्रीमेंट हुआ 12 और 12 को प्रिंट कर दिया। आई बात समझ में। इसी तरीके से हम आते हैं डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है, मैं यहां पे ले लेता हूं, सेम तरीके से जाते हैं यहां पे। पहले मैं इन लाइन को कमेंट्स कर दूं। तो अब देखो, क्योंकि यहां पे मेरी वैल्यू आ चुकी है 12 आ चुकी है, ठीक है, तो इस लाइन की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे पोस्ट डिक्रीमेंट है, ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट है। अगर मैं इसको रन करूं तो देखो यहां पे मुझे क्या वैल्यू आई, पोस्ट डिक्रीमेंट, यहां पे 12 आया, वापस रिपीट हुआ, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट हुआ था, यहां 12 था तो y की वैल्यू 12, करेक्ट। फिर से मैंने बोला पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब पहले वैल्यू को प्रिंट करो फिर डिक्रीमेंट करो। तो हमारी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फिर से क्या होगी, 12 आ गई। यहां भी इस लाइन में भी 12, इस लाइन में भी 12 और इस लाइन में भी 12। लेकिन अगेन मैंने y को प्रिंट किया, तो y को प्रिंट करने पे मेरी वैल्यू क्या हो चुकी थी, 1 से डिक्रीमेंट हुई थी लास्ट स्टेप परफॉर्म होने के बाद। तो यहाँ पे 12 प्रिंट होने के बाद 1 से डिक्रीमेंट हुआ था, तो मेरी करंट वैल्यू क्या बन गई, 11। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट क्या बोलता है कि पहले डिक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो। तो अब देखो यहाँ पे पहले डिक्रीमेंट होगा फिर प्रिंट होगा, करेक्ट, यहाँ पे फिर प्रिंट होगा, इसे प्रिंट करेगा। तो अब देखो यहाँ पे आ गया 10, पहले डिक्रीमेंट हुआ फिर प्रिंट हुआ, मतलब माइनस प्लस 10, करेक्ट है, समझे यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम और एक चीज कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, क्योंकि इसका यूज कंपेयर करने के लिए होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिया पी क्यू आर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले ऑपरेटर देखता हूं ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन। तो अगर मैं यहां पे लिखूं, और एक चीज जैसे हमने पिछले ऑपरेटर्स देखा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखा हमने। तो ये जो वैल्यूज रिटर्न करते थे ना हमें, ये हम जो वैल्यू देते थे सब, जैसे इंटीजर, हमें आउटपुट भी इंटीजर ही दे रहा था, फ्लोट का आउटपुट फ्लोट ही देगा, ठीक है। बट यहां पे रिलेशनल ऑपरेटर जो है ना, ये हमें आउटपुट जो है ना, ये हमको देगा बुलियन फील्ड्स में, या तो ट्रू देगा नहीं तो फॉल्स, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। अगर हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो वो या तो उसका आंसर हाँ आएगा या तो ना आएगा, करेक्ट, या तो यस आएगा या फिर नो आएगा, या ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। अगर मैं बोलूँ कि 10 ग्रेटर देन 20, तो आपका आंसर यही होगा नो, फॉल्स, क्योंकि आप ये नहीं बोलेंगे नो 10 इज ग्रेटर देन लेस देन 20। मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे बस यहाँ पे क्या है, इज ग्रेटर देन 20, बस यस एंड नो। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं इसको रिटर्न टाइप लूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट, ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ p ग्रेटर देन q, करेक्ट, और मैं यहाँ पे sys को प्रिंट आउट करता हूँ, तो मेरा वैल्यू रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ, तो देखो मेरा आंसर आया फॉल्स, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 20 है क्या, नहीं है। इसी तरीके से मैं दूसरा लेता हूँ रिजल्ट इक्वल टू q ग्रेटर देन r, करेक्ट है। अब मैं इसको प्रिंट करूं, अब मैं इसको प्रिंट करूं तो क्या आएगा, देखो ट्रू आएगा, क्योंकि 20 ग्रेटर देन 15 है, करेक्ट। इसी तरीके से लेस देन है, हम पहले देखते हैं p लेस देन q। अब मैं इसको प्रिंट करूं
रिजल्ट बराबर। तो देखो क्योंकि 10 जो है ये 20 से लेस है तो वैल्यू आई हमारी ट्रू आई। इसी तरीके से मैं रिजल्ट इक्वल टू क्यू लेस देन आर करता हूं, ठीक है। और फिर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो देखो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, करेक्ट, क्योंकि 20 लेस देन 15 है क्या, नहीं है ना, तो ये हो गया। अब देखो यहां पे एक और चीज है कि या तो ऐसा भी हो सकता है ना कि या तो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो, मतलब अगर मैं यहां पे और एक वेरिएबल बना लूं, ठीक है, इंटीजर s इक्वल टू 10, इंटीजर s इक्वल टू 10 बराबर। तो इंटीजर s इक्वल टू 10 बनाने के बाद क्या हुआ, अब या तो ये इक्वल होगा या ग्रेटर भी हो सकता है p से, करेक्ट है। तो अगर मैं यहां पे देखो मैं चेक करता हूं, यहां पे मैं पहले एक रिजल्ट बना लेता हूं, रिजल्ट p ग्रेटर देन इक्वल टू s, करेक्ट, p ग्रेटर देन इक्वल टू s। फिर मैं यहां लिखता हूं sys out और यहां पे मैं प्रिंट करता हूं रिजल्ट, ठीक है। अब देखो p की वैल्यू भी 10 है और s की वैल्यू भी 10 है और मैं इसको रन करता हूं तो देखो ट्रू आ गया। बट एक चीज अब देखो यहां पे अगर मैं s की वैल्यू 9 कर दूं तो देखो, सॉरी यहां पे नहीं, हम p ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं तो यहां पे p ग्रेटर देन चेक कर लो तो देखो यहां पे आ गया फॉल्स, p ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया हमारा फॉल्स आ गया। बट जब हमने 10 रखा था हमारा ट्रू आ रहा था, 10 के ऊपर हमने कितना भी रख दिया ना तो वो ट्रू ही आएगा, क्योंकि हमने क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो 10 या उससे ज्यादा, करेक्ट। इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू है, तो यहां पे अगर मैं करता हूं लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू में क्या होगा, अब लेस देन इक्वल टू में देखो, लेस देन इक्वल टू में वो मुझे फॉल्स दे रहा है। लेस देन इक्वल टू का मीनिंग होता है या तो उस वैल्यू के इक्वल या उससे नीचे, आई बात समझ में। तो यहां पे अगर वो 10-10 है तो उसकी वैल्यू ट्रू आएगी, देखो अभी 10-10 है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ट्रू, करेक्ट। लेकिन जहां पे ये 9 हो जाएगा तो भी उसकी वैल्यू आएगी ट्रू। बट अगर ये 11 हो जाएगा ना तो उसकी वैल्यू देखो हो जाएगी फॉल्स। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से इक्वल टू ऑपरेटर है, यानी हम यहां पे कंपेयर करेंगे रिजल्ट इक्वल टू p इक्वल टू s, मीन्स क्या कि p और s इन दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे p की वैल्यू ले लेता हूँ 10, s की वैल्यू हो गई 10 और अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया मेरा ट्रू, करेक्ट, इक्वल टू ट्रू आ गया। बट अगर इसी को मैं यहाँ पे 11 कर दूँ, p की वैल्यू 11 कर दूँ तो देखो अब आ जाएगा फॉल्स, देखो लास्ट वैल्यू हो गई फॉल्स, करेक्ट। या फिर उसको 9 कर दूँ तो देखो वो वैल्यू भी हो गई फॉल्स, अगेन फॉल्स ही है वो। यहां पे वो एग्जैक्ट इक्वल ऑपरेशन, एग्जैक्ट वैल्यू, सेम वैल्यू वो कैलकुलेट करेगा, बराबर। इसके बाद आया यहां पे रिजल्ट इक्वल टू p नॉट इक्वल टू s, मीन्स क्या, मुझे सारी वैल्यूज चलेगी बट एग्जैक्ट इक्वल नहीं चलेगी। जैसे यहां पे हम लेते हैं q और r दोनों का एग्जांपल लेके देखते हैं, पहले p और s देखते हैं, ठीक है। क्योंकि p और s में दोनों में 10-10 वैल्यू है तो इसकी वैल्यू देखो आ जाएगी तुम्हारी फॉल्स आ गई क्योंकि दोनों में 10 है। बट अगर यहां पे मैं q और r लू, दोनों में डिफरेंट वैल्यू है, तो मैं यहां पे अगर लू रिजल्ट q नॉट इक्वल टू r, बराबर, तो यहां पे मैं लेता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
प्रिंट ln रिजल्ट बराबर। अब देखो क्या होगा, यहां पे आ गया ट्रू, क्योंकि दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो उनका लॉजिक क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि हमने क्या बोला है कि दोनों इक्वल नहीं चाहिए, कुछ भी वैल्यू रहा चलेगा बट इक्वल नहीं चाहिए। आ गई बात समझ में? ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर हम उस वक्त यूज करते हैं ना जब हमारे पास दो कंडीशंस होती है, ठीक है। कंडीशंस मींस क्या, कि जैसे यहां पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया, रिलेशनल ऑपरेटर और कंडीशन ऑपरेटर एक ही बोलते हैं। कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर कोई कंडीशन में यूज कर सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर भी कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर कब यूज करते हैं? जब हमारे पास ना दो कंडीशन हो और दोनों कंडीशन के ऊपर ना हमारा फैक्टर डिपेंड करता हो। सपोज करो मैं यहां पे ना एक वेरिएबल बनाता हूं, इंटीजर u इक्वल टू 10, ओके, इंटीजर v इक्वल टू 12 एंड इंटीजर w इक्वल टू 15, करेक्ट है? ये बना दिया मैंने। अब मेरी कंडीशन क्या है कि u लेस देन होना चाहिए v से एंड w ग्रेटर देन होना चाहिए v से। ये मेरी दो कंडीशंस है, बराबर। तो अब इन दोनों कंडीशंस को इंप्लीमेंट करना है मुझे, तो कैसे करेंगे? अगर मान लो मैं यहां लिख भी देता हूं रिजल्ट, इसको दो लाइन में भी लिख देता हूं, रिजल्ट इक्वल टू, ये आ गया, मैं यहां पे इसको कर देता हूं बुलियन रिजल्ट 1, ठीक है, मेरा ये आ गया, और इसको लिख देता हूं बुलियन रिजल्ट 2, बराबर, ये लिख दिया, 2 लिख दिया। अब अगर मान लो मेरे दो रिजल्ट आ भी गए तो क्या, मैं कैसे कंपेयर करूंगा कि दोनों ऑपरेटर सही है या नहीं, मतलब मेरी दोनों कंडीशन मैच हो रही है या नहीं। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं ना लॉजिकल ऑपरेटर, कि यहां पे अब मुझे पता है कि यहां पे दो कंडीशन, दो या दो से ज्यादा भी कंडीशंस हो सकती है, बस उसे ऐड करने का एक अलग तरीका है, वो भी देख लेंगे हम लोग। अगर सपोज करो मेरे पास तीसरी भी एक कंडीशन आ गई कोई, कि बुलियन रिजल्ट थी, पहले हम दो पे ही कंटिन्यू करते हैं। तो सब दो को हम दो पे देखते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, ताकि मेरा फाइनल आउटपुट आए, हमें जरूरत पड़ी लॉजिकल ऑपरेटर की, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर कितने टाइप है? एक तो है हमारा एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर, इसको हम कौन से सिंबल से लिखते हैं? एंड से। और सेकेंड है हमारा और ऑपरेटर, जो कि हम यूज करते हैं पाइप से, ठीक है, दो बार पाइप लिख के। तो पहले हम ना देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो ये मेरा एंड ऑपरेटर का टेबल, ठीक है, ये मेरा एंड ऑपरेटर का टेबल है। तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है? एंड ऑपरेटर बेसिकली, मैं ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ लिखता हूं, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या बोलता है कि मुझे ना, एंड हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास दो चीजें और दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो, हम बोलते हैं ना ये भी कर दे और वो भी कर दे। इस केस में हमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, उस केस में हम क्या यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे, करेक्ट। तो जैसे यहां पे देखोगे, अगर मैं एफ लिखता हूं, अगर मेरा एक काम फेल होता है और दूसरा काम फेल होता है, अगर मैंने बोला ये भी कर दे और वो भी कर दे, दोनों काम फेल हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? या फिर ऐसा कि पहले मेरा ये काम कर दे और उसके बाद मेरा ये काम कर दे, ठीक है। तो यहां पे दो कंडीशन मैटर करती है, बराबर। एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, मैंने बोला मेरे स्टेट बैंक के अकाउंट से पैसे निकाल के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डिपॉजिट कर दो, करेक्ट। अब यहां पे दो कंडीशन, दो रिक्वायरमेंट है। पहला क्या? स्टेट बैंक से पैसे निकालना है, ठीक है।
और दूसरा क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डिपॉजिट करना है। ये मेरा एक कंप्लीट टास्क है। तो अगर तुम सपोज करो मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पैसे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आज स्टेट बैंक को छुट्टी है, ठीक है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी छुट्टी है, तो मेरा ये टारगेट अचीव होगा? नहीं होगा। मतलब अगर दोनों केस फेल हो गए, यहां पे ये भी फेल हो गया और ये भी फेल हो गया, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? फेल आएगा। बराबर, दोनों आउटपुट आए तो फेल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरा स्टेट बैंक का एटीएम खराब है, आज छुट्टी का दिन नहीं है, स्टेट बैंक का एटीएम ही खराब है, मेरा पैसा ही नहीं निकला, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरा चालू है, ठीक है, उसको मैं बोलता हूं ट्रू। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरा चालू है बट एटीएम से पैसे ही नहीं निकले। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, क्योंकि मेरा पहला टारगेट क्या था, एटीएम से पैसे निकालना है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डिपॉजिट करना है, तो क्योंकि पैसा निकला ही नहीं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ओपन रह के भी फायदा होगा मेरे लिए? नहीं ना। तो क्योंकि मेरा पहला फेल हो गया, दूसरे से मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, दूसरा भी मेरा हो गया फेल। करेक्ट। अब आते हैं कि मेरा स्टेट बैंक से पैसे निकल गए, ठीक है, स्टेट बैंक से पैसे निकल गए, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ना कैशियर ही नहीं आया, कैशियर आज छुट्टी पे चला गया, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो आज डिपॉजिट नहीं ले रहा है। तो क्योंकि मेरा स्टेट बैंक से पैसे निकला लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लेने से मना कर दिया, तो मेरा काम कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। तो मेरा आउटपुट क्या हो गया? फिर से फेल हो गया। बराबर। लेकिन अब देखो लास्ट कंडीशन, मेरा स्टेट बैंक भी चालू है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी चालू है, दोनों मेरा वर्किंग में। अब जब दोनों वर्किंग में है तो मतलब मेरा तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, बैंक ऑफ स्टेट बैंक से पैसे निकाले, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सबमिट कर दिया, दोनों चल गया। बराबर। तो यहां पे देखोगे जब दोनों कंडीशन मेरी मैच हुई ना, तब जाके मेरा फाइनल आउटपुट ट्रू आया, वरना एक ही कंडीशन के बेस पे मेरे सारे ट्रांजैक्शन क्या हो रहे थे? फेल हो रहे थे। मैटर नहीं करता था कि दोनों में से कौन सा ट्रू है, जब तक दोनों ट्रू नहीं आया ना तब तक मेरी कंडीशन आई फेल हो रही है। ओके, समझ गए यहां पे? अब देखते हैं सेम चीज और कंडीशन के बारे में, ठीक है। तो और कंडीशन के बारे में देखते हैं। और कंडीशन में क्या होगा कि मैं यहां पे खुद शिफ्ट हो जाता हूं। अब और कंडीशन में क्या होता है, और कंडीशन में हम लोग बोलेंगे या तो मेरा ये काम कर दे वरना ये कर दे। मतलब जैसे एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, मेरे पास 5,000 रुपए है, मैंने बोला बैंक में पैसे डालने, या तो स्टेट बैंक में डाल दे या तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डाल दो, ठीक है। तो यहां पे मैटर नहीं करता है, यहां पे कंडीशन के या तो यहां नहीं तो यहां, समझे। तो यहां पे मेरा अगर स्टेट बैंक भी बंद है, ठीक है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी बंद है, इस केस में क्या होगा, मेरा आउटपुट बंद ही आएगा, क्योंकि अगर दोनों ही बंद है तो मेरे को आउटपुट तो आएगा ही नहीं। स्टेट बैंक बंद है लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र चालू है, तो मेरा आउटपुट आ गया ट्रू, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पैसे जमा कर दिया। अगर मेरा स्टेट बैंक चालू है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बंद है, तो मैं तो पहले स्टेट बैंक ही चेक किया था, तो मेरा आउटपुट तो यहां पे आ गया ट्रू, बैंक ऑफ स्टेट बैंक में ही पैसे डाल दिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरा मैटर भी नहीं करता है। अगर दोनों ही वर्किंग में है, ठीक है, तो मैं पहला वाला कंसिडर कर लूंगा कि स्टेट बैंक मेरा चालू है, उसके बेसिस पे मैं यहां पे ट्रू कर दूंगा। आई बात समझ में? ये बेसिक एग्जांपल है इफ एंड और का। और एक होता है हमारा लास्ट टेबल, देख लेते हैं नॉट का। क्या होता है? नॉट। तो नॉट के लिए एक बात याद रखना, नॉट में ना एक ही कंडीशन उसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो नॉट में क्या होता है, हम जो भी बोलेंगे ना उसका उल्टा करता है वो। अगर हमने उसको बोला कि कोई काम कर दे, मतलब अगर उसको मैंने बोला x y से ग्रेटर है क्या, तो अगर वो ट्रू रहेगा ना तो वो बोलेगा नहीं फॉल्स है। अगर वो बोलेंगे उसको, तो इसमें क्या होगा, आउटपुट ना हमेशा उल्टा आएगा।
मीन्स अगर ट्रू है तो उसका आउटपुट फॉल्स रहेगा और फॉल्स है तो उसका आउटपुट ट्रू रहेगा। अगर लेस देन, अगर वो हमने पूछा x लेस देन y है क्या, इसकी वैल्यू फॉल्स आई ना, तो वो मुझे बोलेगा कि नहीं ट्रू है। आगे बात समझ में? तो यहां पे आ जाते हैं हम लोग कोड में, देखते हैं। पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर। तो क्योंकि अब देखो यहां पे रिजल्ट में चेक कर रहा हूं, u लेस देन v है बराबर, 10 लेस देन 12 है, ट्रू है, एंड 15 तो यहां स्क्रीन पे आ जाते हैं हम लोग, यहां देखते हैं u लेस देन v है हमारा, मतलब 10 लेस देन 12 है, इसकी वैल्यू ट्रू है बराबर, और w ग्रेटर देन v मतलब 15 ग्रेटर देन 12 है बराबर, करेक्ट है, दोनों ट्रू आ गए। तो इसमें क्या करेगा वो, मेरी वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब मैं क्या करूंगा, रिजल्ट एंड रिजल्ट 2, यहां पे मैं रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2। तो देखो यहां पे क्या करेगा, लॉजिकल ऑपरेटर में देखो मुझे ट्रू दे दिया, क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन यहां पे ट्रू थी, करेक्ट है, दोनों कंडीशन ट्रू थी तो मुझे ट्रू दे दिया। अब सपोज करो मैं एक कंडीशन को फॉल्स कर देता हूं, मतलब 10 ग्रेटर देन 12 कर देता हूं, ठीक है। तो इस सिनेरियो में देखो उसने मुझे फॉल्स कर दिया, क्योंकि मैंने उसको क्या बोला था कि मेरा ना दोनों कंडीशन है ना ट्रू होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ट्रू होना चाहिए। तो उस केसेस में उसने मुझे क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया, क्योंकि एक कंडीशन यहां पे फॉल्स हो गई। जब दोनों ट्रू थी तो वो हमको ट्रू दे रहा था। आगे बात समझ में? इसी तरीके से और में मैटर नहीं करता, या तो अगर मेरे दोनों सही हैं, मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूं और इसको रन करता हूं, तो देखो ट्रू दिया, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। अब एक कंडीशन को फॉल्स कर देता हूं, दूसरा ट्रू, तो देखो सॉरी यहां पे मैंने एंड ही रखा है, यहां पे और कर देता हूं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, एंड ने क्या बोला, एक कंडीशन फॉल्स हुई तो एंड ने बोल दिया फॉल्स है। लेकिन जो मेरा ऑपरेटर्स है और ऑपरेटर्स, इसने क्या किया, जो एक कंडीशन फॉल्स हुई ना, तो उसने फिर भी ट्रू दिया, क्योंकि इसने दूसरी कंडीशन तो ट्रू किया था ना। तो ये हमने देखा आज। तो आपको ये टॉपिक समझ गया? तो ये आज हमने देखा ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना। ओके, थैंक यू, बाय।